हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में जानेंगे लोग यूपीएससी मेंस एथिक्स जिसको 4 के लेक्चर नंबर 12 के बारे में। तो निजी जीवन में नैतिकता। तो निजी जीवन में नैतिकता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार रहे, कर्तव्य का पालन करे तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति निर्धारित दायित्व एवं समर्पण का भाव हो। वस्तुतः निजी जीवन में नैतिकता के बिना सार्वजनिक कल्याण संभव नहीं है। निजी जीवन में नैतिकता एक दृष्टि से सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के पूर्ववर्ती शर्त है। नैतिक होने के कारण ही व्यक्ति कानून का पालन करता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई व्यक्ति निजी जीवन में नैतिक हुए बिना सार्वजनिक जीवन में नैतिक हो सकता है। इस संबंध में यह कहना ज़्यादा उचित है कि सार्वजनिक जीवन पर निजी जीवन का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या अनेक समाज सुधारक निजी जीवन में नैतिक थे, इसीलिए सार्वजनिक जीवन में भी नैतिक बने रहे। किंतु आज के अधिकांश नेता निजी जीवन में अनैतिक है और अर्थात जाति धर्म के आधार पर भेदभाव को मानते हैं, इसलिए राजनेता सार्वजनिक जीवन में भी अनैतिक है। निजी जीवन में नैतिक होने से सार्वजनिक जीवन में नैतिकता होती है, क्योंकि पहला है निजी जीवन में नैतिक होने से व्यक्तित्व का विकास उसके अनुरूप हो जाता है। अतः सार्वजनिक जीवन में भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विरुद्ध जाकर कार्य करने से बचने की कोशिश करता है। और दूसरा है निजी जीवन में कर्तव्यनिष्ठ सत्यनिष्ठ होने से व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में भी कर्तव्यनिष्ठ एवं सत्यनिष्ठ हो जाता है, क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ एवं सत्यनिष्ठ व्यक्ति के चरित्र का भाग बन जाता है। पॉइंट नंबर 3 है निजी जीवन में नैतिक व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में अंतःकरण की आवाज सुनता है। और पॉइंट नंबर 4 है निजी जीवन में नैतिक व्यक्ति करुणाशील एवं विनम्र होता है, उसके अंदर सेवा का भाव होता है। अतः सार्वजनिक जीवन में भी करुणा एवं विनम्रता प्रदर्शित होती है। निजी जीवन में नैतिक होने के बावजूद सार्वजनिक जीवन में अनैतिक हो जाते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट है अनेक लोग ऐसे हैं जो निजी जीवन में नैतिक होने का दावा करते हैं, किंतु नैतिकता उनके चरित्र का भाग नहीं बन पाता है। सार्वजनिक जीवन में शक्ति मिलने पर अनैतिक होने पर सामाजिक आलोचना से बच पाते हैं। और दूसरा पॉइंट है कुछ लोग सामाजिक दबाव के कारण नैतिकता का प्रदर्शन करते हैं। सार्वजनिक जीवन में शक्ति मिलने पर सामाजिक दबाव समाप्त हो जाता है। और पॉइंट नंबर 3 है समाज में किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारण भौतिक संसाधनों के आधार पर होता है। जब व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करता है और भौतिक संसाधन को प्राप्त करने का अवसर मिलता है तो व्यक्ति अनैतिक हो जाता है और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है। और पॉइंट नंबर 3 है ईमानदार शासकों पर राजनीतिक दबाव पड़ता है तो प्रशासक अपने निजी हित के लिए सार्वजनिक जीवन में अनैतिक हो जाता है। और निजी जीवन में अनैतिक होने के बावजूद कुछ लोग सार्वजनिक जीवन में नैतिक हो सकते हैं यदि सार्वजनिक जीवन में जवाबदेहिता निर्धारित कर दी जाए। और दूसरा सार्वजनिक जीवन में आम जनता से अंतःक्रिया बढ़ जाए और राजनीतिक व्यवस्था ईमानदार हो तथा लोग जागरूक हो, सोशल ऑडिट की व्यवस्था हो और सत्यनिष्ठा के लिए समझौता हो। गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने के साथ एनजीओ और एसएचजी की भूमिका बढ़ा दी जाए और पारदर्शिता हो। और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, तो इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला है राजनीति में नैतिकता, दूसरा है सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठ, विनम्रता, जवाबदेहिता, जनता प्रथम की भावना। तो पहला है राजनीति में नैतिकता में देखेंगे लोग। तो पहला है राजनीति जन कल्याण के प्रति संवेदनशील, चुनाव की निष्पक्षता, दूसरा संवैधानिक सरकार और तीसरा है लोकतांत्रिक मूल्य जो मजबूत होने के साथ तंत्र में सहभागिता और चौथा वंचित वर्ग का कल्याण। और इसे लोकतांत्रिक मूल्य का वंचित वर्ग का कल्याण होगा तो लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होगा। और दूसरा संवैधानिक आदर्श मूर्त रूप लेंगे, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और विनम्रता, जवाबदेहिता, जनता प्रथम की भावना में देखेंगे तो कानून का क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार का अभाव और संसाधनों का उपयोग होगा तो सुरक्षा का अभाव, इसे सुरक्षा का अभाव
क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार का अभाव, संसाधनों का उपयोग, तो ये तीनों पॉइंट से सुरक्षा का अभाव होगा। और दूसरा समावेशी विकास होगा। भौतिक संसाधन होने के साथ सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का अभाव, तो इसे पहला है भ्रष्टाचार, संसाधनों की लूट। दूसरा है कानून का क्रियान्वयन न होना तथा विधि के शासन का अभाव होगा। और अधिकारी तंत्रीय संस्कृति का विकास होगा। और ये सबसे समाज में असमानता एवं आक्रोश पैदा होगा। और आक्रोश पैदा होगा तो संस्था व्यवस्था का विरोध होगा। और विरोध होगा तो राष्ट्र कमजोर होगा। और उदाहरण के लिए विश्व के अनेक देश जैसे नाइजीरिया, सूडान, लीबिया और सीरिया इत्यादि देशों में संसाधन होने के बावजूद सार्वजनिक जीवन नैतिकता के अभाव के कारण विकास नहीं हो पाया। और दूसरा है भारत में संसाधन है किंतु सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का अभाव है, इसीलिए भारत का विकास अपेक्षा अनुसार नहीं हो पा रहा है। और जापान एवं सिंगापुर में संसाधन नहीं है किंतु सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के कारण जापान एवं सिंगापुर एक विकसित देश की श्रेणी में खड़े। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला है राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता। दूसरा है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जनता का सहयोग। तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता में देखेंगे लोग, तो इसके लिए राजनीति एवं प्रशासनिक मूल्य जीवंत होना आवश्यक है। और दूसरा है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जनता का सहयोग। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जनता का सहयोग होगा तो यह तभी संभव है जब प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ जाए। और ये सब तभी संभव है जब सार्वजनिक जीवन में नैतिकता हो। उदाहरण के लिए जापान, डेनमार्क, स्वीडन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति आसान होती है क्योंकि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता है। और भ्रष्टाचार सूचकांक में ये देश सबसे नीचे है। दूसरा मानव विकास सूचकांक HDI में ये देश सबसे ऊपर है। और भारत में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है क्योंकि प्रशासनिक एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार है। और दूसरा प्रशासन में सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, विनम्रता, ईमानदारी का अभाव है। और जनता का पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाता है क्योंकि प्रशासन में जनता का सहयोग नहीं है। और ये सबसे सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का अभाव है। अभिवृत्ति एटीट्यूड के अर्थ है कि किसी भी विषय वस्तु या विचार के प्रति पसंद या नापसंद की भावना ही अभिवृत्ति कहलाती है। दूसरा है अभिवृत्ति सकारात्मक अभिवृत्ति में बाल विवाह को पसंद करना। तो ये सकारात्मक अभिवृत्ति के मतलब है। और दूसरा नकारात्मक अभिवृत्ति में देखेंगे तो इसका मतलब होता है बाल विवाह को नापसंद करना। या नकारात्मक अभिवृत्ति में बाल विवाह का विरोध करते हैं, जबकि सकारात्मक अभिवृत्ति में लोग बाल विवाह को प्रोत्साहित करेंगे। और अभिवृत्ति की विशेषता, तो अभिवृत्ति का कोई ना कोई विषय होता है। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, अभिवृत्ति अस्थायी होती है। अभिवृत्ति में तीव्रता का गुण होता है, अभिवृत्ति मार्गदर्शन करती है। और अभिवृत्ति की विशेषताएं में देखेंगे लोग, तो अभिवृत्ति का कोई ना कोई विषय अवश्य होता है। जैसे स्वच्छ पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है, तो यहाँ अभिवृत्ति का विषय स्वच्छ पर्यावरण है। और दूसरा है अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है बल्कि यह सीखी जाती है। व्यक्ति जिस तरह के समाज में पैदा होता है उसकी अभिवृत्ति वैसे ही हो जाती है। जैसे मुस्लिम समाज में पैदा होने वाला व्यक्ति मूर्ति पूजा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखता है तथा हिंदू समाज में पैदा होने वाला व्यक्ति मूर्ति पूजा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है। और अभिवृत्ति अस्थायी होती है, अर्थात इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उत्तर भारत के ग्रामीण में रहने वाले लोग पर्दा प्रथा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं। उन्हें समझाने के बावजूद उनकी अभिवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। अभिवृत्ति में तीव्रता का गुण होता है, अर्थात यदि किसी विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है तो उस व्यक्ति की कोशिश यह रहती है कि यह इन विचारों को लगातार प्रोत्साहित करे। और अभिवृत्ति एक विशेष दिशा में मार्गदर्शन करती है, अर्थात अभिवृत्ति किसी व्यक्ति को एक विशेष दिशा में सक्रिय बनाए रखती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखता है तो वह बाल विवाह का निरंतर विरोध करेगा। अभिवृत्ति के निर्माण में देखेंगे लो तो इसके एक एक टॉपिक को समझेंगे लो। और ये टोटल 7 पॉइंट है। पहला है प्रत्यक्ष संपर्क, दूसरा है सीधा निर्देश, और तीसरा है समूह एवं सांस्कृतिक मानक, और चौथा है सूचना का प्रभाव, और पांचवा है आवश्यकता की पूर्ति, छठा है सामाजिक मानक या सीख, और सातवां है व्यक्तिगत अनुभव। तो पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष संपर्क। तो
प्रत्यक्ष संपर्क अर्थात किसी व्यक्ति या विषय वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क में आने पर उस विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे शराब पीने वाले व्यक्ति के संपर्क में बने रहने से शराब के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। और दूसरा है सीधा निर्देश। तो सीधा निर्देश अर्थात शिक्षक एवं माता पिता के द्वारा जैसा निर्देश बच्चों को दिया जाता है उसी के अनुरूप अभिवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे माता पिता ने बच्चों को यह संदेश दिया कि सिगरेट पीना गलत है, तो बच्चों में सिगरेट के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। और तीसरा समूह एवं सांस्कृतिक मानक। तो अभिवृत्ति के निर्माण में समूह एवं सांस्कृतिक मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे यदि किसी समाज में पर्दा प्रथा को एक महत्वपूर्ण संस्कृति के रूप में स्वीकार किया जाता है तो उस पर्दा प्रथा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। और चौथा है सूचना का प्रभाव। तो यदि किसी विषय वस्तु या विचार के प्रति सूचना का प्रभाव लोगों पर सकारात्मक पड़ता है तो उसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। इसीलिए कंपनियां अपने उत्पाद को बेचने के लिए उसे इस तरह प्रस्तुत करती है ताकि उसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण हो। जैसे शैम्पू के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति पैदा करने के लिए उसका प्रचार उसका इस प्रकार किया जाता है कि उसका प्रयोग करने से सौंदर्य एवं व्यक्तित्व में निरंतर निखार आएगा या आ जाएगा। पांचवा है आवश्यकता की पूर्ति। तो आवश्यकता की पूर्ति अर्थात जिससे आवश्यकता की पूर्ति होती है उसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे दौड़ने से शरीर स्वस्थ रहता है तो दौड़ने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। और छठा सामाजिक मानक या सीख। तो सामाजिक मानक या सीख अर्थात समाज के द्वारा निर्धारित मानकों से अभिवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे यदि समाज में किसी मानवीय गतिविधि को अच्छा माना जाता है तो उस गतिविधि के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। और पॉइंट 7 है व्यक्तिगत अनुभव। तो व्यक्तिगत अनुभव से अभिवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे किसी विषय को समझने में असमर्थ होने पर उस विषय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। अभिवृत्ति को बदलने वाले कारक। तो पहला है स्वरूप, दूसरा है सूचना की प्रकृति या संदेश, और तीसरा है व्यक्ति का स्वभाव। तो अभिवृत्ति को बदलने वाले कारक। तो पहला है स्रोत। तो अभिवृत्ति को बदलने में स्रोत की एक बड़ी भूमिका होती है। यदि एक प्रभावशाली व्यक्ति मेरे अभिवृत्ति को बदलने का प्रयास करता है तो उसमें आसानी से परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए कंपनियां किसी उत्पाद के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति पैदा करने के लिए महान खिलाड़ी या अभिनेता या अभिनेत्री का सहारा लेती हैं। दूसरा संदेश। तो यदि संदेश स्पष्ट एवं प्रभावशाली है तो अभिवृत्ति में बदलाव संभव है। जैसे यदि किसी संदेश से किसी व्यक्ति को खुशी मिलती है और मनोबल में वृद्धि होती है तो सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। यदि संदेश से भय उत्पन्न होता है तो नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। इसलिए तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर डरावनी तस्वीर अंकित की जाती है। और दूसरा अभिवृत्ति में परिवर्तन। तो व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है कि कुछ लोग उदारवादी होते हैं तो उनकी अभिवृत्ति में आसानी से परिवर्तन हो जाते हैं, किंतु कुछ लोग रूढ़िवादी होते हैं तो इसीलिए उनकी अभिवृत्ति में आसानी से परिवर्तन नहीं होता है। अभिवृत्ति के घटक। तो पहला है व्यवहार, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है प्रभाव। तो अभिवृत्ति की संरचना। अभिवृत्ति के 3 घटक होते हैं। पहला है ज्ञान या अभिवृत्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि अभिवृत्ति के लिए विषय वस्तु की समझ होना आवश्यक है। जैसे व्यायाम के प्रति एक्सरसाइज। अभिवृत्ति का निर्माण तभी होगा जब यह पता चले कि व्यायाम का लाभ क्या है। और दूसरा है प्रभाव। तो किसी विषय वस्तु के प्रति एक विशेष प्रकार की भावना उत्पन्न होना ही प्रभाव है। जैसे सहानुभूति, डर, घृणा एक प्रकार की भावना है। सरकार धूम्रपान के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति पैदा करने के लिए तंबाकू के पैकेट पर एक डरावनी तस्वीर अंकित कर दी है।